हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के स्टूडियो में बात करेंगे दृष्टि का जो क्विक बुक है, ठीक है, उसमें केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज में पढ़ना है मैटर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, आवर क्लॉथ्स, द ट्रीज, इवन द वाटर वी ड्रिंक। तो जो कुछ भी हमारे आसपास है, ठीक है, वो हर चीज़ किसका बना हुआ है? मैटर का बना हुआ है। चाहे वो क्लॉथ्स हो, है ना, ट्रीज़ हो, इवन वाटर भी जो जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक है, वो हर चीज़ किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि मैटर होता क्या है? व्हाट इज़ मैटर, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो या तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मीन्स उसके पास वॉल्यूम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ बिल्ट अप ऑफ मैटर एंड एवरीथिंग इज़ मैटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो मैटर का ही बना हुआ है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो मैटर ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ईच विद मास एंड साइज। तो अगर हम फिजिक्स की माने तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना भी मैटर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है और उसमें अलग अलग टाइप के मास के पार्टिकल्स हैं, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उससे एक मैटर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो ऑल पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो कोई भी इस मैटर है तो वो जितने पार्टिकल से बना हुआ है ना, तो उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मॉलिकुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स कैन बी एटम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स दैट आर बॉन्डेड। तो वो जो पार्टिकल जैसे कि मैटर बना हुआ है, ठीक है, वो पार्टिकल एटम हो सकते हैं या तो वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से तो मॉलिक्यूल ही फॉर्म होता है, तो या तो वो एटम होंगे या तो क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। द पार्टिकल्स कंटिन्यूशली मूव ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी दे पोजेस। क्योंकि जितने भी एटम्स हैं उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है और इस वजह से जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। लेकिन दिस एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर विच रिजल्ट्स इन फास्टर मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स। लेकिन जैसे ही अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है? वो जो पार्टिकल से मैटर बना हुआ है उसका जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा? उसका स्पीड भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो फास्ट मूव करने लगते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स विद ईच अदर बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो कोई भी मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि वो उसके बीच में स्पेस होता है। स्पेस होता है तो हम कोई भी उसमें आइटम को हम दूसरे आइटम को हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एलॉय का फॉर्मेशन होता है तो एक दूसरे आइटम में हम दूसरे कोई मैटर में दूसरा कोई मैटर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर प्लस SN, इससे क्या बनता है? इससे बनता है हमारा ये ब्रोंज, ठीक है। तो ब्रोंज जब बन रहा है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सिंपली कॉपर के सरफेस पे हम टीन का मेटल है तो डाल रहे हैं, टीन ही का पार्टिकल डाल रहे हैं, ठीक है। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर बाउंडेड बाय अ फोर्स एंड दैट एक्ट्स बिटवीन देम हैंस कीपिंग देम टुगेदर। तो जैसे कि मैटर है, मैटर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, वो फिर भी उस मैटर को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी न किसी फोर्स से बंधे हुए हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। वैसे इस फोर्स को हम कहते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स, ठीक है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक मैटर से दूसरे मैटर में क्या करता है? वेरी करता है। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं? अगर हम मैटर के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करें तो पहला हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट, ठीक है। इन ए सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड के केस में क्या होता है कि मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। जब टाइटली पैक्ड है तो उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम सॉलिड का शेप जो है वो आसानी से चेंज नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, वो ज़्यादा होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी पास पास है। These have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume that is negligible compressibility। और जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, उसमें उसका शेप डेफिनेट होता है, उसके पास एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, लेकिन उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को, ठीक है। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Beyond the limit, they may break under force, but it is difficult to change their shape. तो सॉलिड के पास क्या होता है? ये एक टेंडेंसी, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना शेप को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। जब तक कि कोई अगर हम उसको आउटसाइड फोर्स में लाते भी हैं तो अनटिल एंड अनलेस वो फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो तो तभी भी उसके क्या होगा? उसके शेप में, साइज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फोर्स जब बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास मैटर का स्टेट होता है लिक्विड स्टेट। इन अ लिक्विड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिलेटिवली लेस क्लोजली पैक्ड एंड हैव द लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिक्विड के केस में क्या होता है, ऑल्दो इसमें भी जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिकली अरेंज होते हैं और ये थोड़ा, लेकिन सॉलिड से जो है इसमें गैप जो होता है पार्टिकल्स के बीच में ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा गैप है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास कोई फिक्स्ड शेप तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक ग्लास वाटर को एक ग्लास वाटर को अगर हम बीकर में डाल देंगे तो वो ऐसा लगेगा कि बीकर में रखा हुआ है, ठीक है। शेप तो चेंज हो जाएगा लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो लिक्विड को हम जहाँ पे जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पूरे एक चार्ट से समझाया गया है, ठीक है। पहले हम लिक्विड वाले का स्टेट का कर लेते हैं प्रॉपर्टीज अच्छे से, ठीक है। तो लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड। तो लिक्विड जो है, लिक्विड में क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो रिजिड नहीं होते हैं। क्योंकि लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, तो इसलिए ये रिजिड भी नहीं होते हैं। और लेकिन इसको हम फ्लूइड भी कह सकते हैं, जैसे कि गैस और लिक्विड को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं इस टेबल के फॉर्म से कि कैसे हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो पहला अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, तो मैटर को क्लासीफाई करते हैं हम दो बेसिस पे। एक तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन, फिर एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट है। वैसे होती तो 5 है, ठीक है। चौथा होता है प्लाज्मा, फिफ्थ होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, लेकिन 3 ही ज़्यादा अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम अगर केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर को। फिर प्योर सब्सटेंस को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड में, ठीक है। फिर हम एलिमेंट को भी फर्दर डिवाइड करेंगे मेटलॉइड और नॉन मेटालिक में, ठीक है। फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं 2 तरीके के, वो कौन कौन सा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें कोई भी आइटम हो सकता है, ठीक है, कोई भी इनऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। अब मिक्सचर को हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब हमें देखना है गैस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इन अ गैस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लीस्ट क्लोजली पैक्ड एंड हैव द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गैस के केस में क्या होता है कि जो भी इसमें पार्टिकल, जिसका भी ये बना हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही क्या कहते हैं कि उसमें बिल्कुल भी वो क्लोज नहीं होता है, ठीक है। उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सबसे कम होता है। गैसेज डू नॉट हैव आइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉट अ डेफिनेट शेप। तो गैस के पास ना उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना उसके पास फिक्स्ड शेप है, ठीक है। They are highly compressible due to their large volumes of gas can be compressed in a small cylinder and transported easily। अब गैसेज जो हैं उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसका पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं तो फोर्स भी नहीं है ज़्यादा, तो हम इसको आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। फिर एक विच लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एलपीजी सिलेंडर देखते हैं तो उसमें लगभग 14 लीटर के करीब गैस होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस हो गया, फिर भी हम उसको कंप्रेस करके छोटा सा सिलेंडर में डाल देते हैं, ठीक है। तो मतलब वो हाईली कंप्रेसिबल है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। जब स्पीड ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसमें, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होने का भी रीज़न है क्योंकि उसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से गैस जो है वो ईजिली किसी दूसरे गैस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 न्यू फॉर्म के बारे में। तो जैसे कि साइंटिस्ट ने अभी मैटर का 2 न्यू फॉर्म को डिस्कवर कर लिया है, वो कौन कौन सा है, एक तो है प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैटर फाउंड इन द यूनिवर्स, हाउएवर इट इज़ नॉट फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ। तो प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा एक वो मैटर का फोर्थ कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और ये यूनिवर्स में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पाया जाता है, पर अर्थ पे इसका कोई नेचुरल एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। ऑल्दो हम इसको लैब में बना सकते हैं बट हमारे पास ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस आर हाईली चार्ज एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो ये प्लाज्मा जिस मैटर के पार्टिकल से बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं और ये एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, ठीक है। दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेज दैट इज गैस गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। तो इसके जो भी पार्टिकल्स हैं प्लाज्मा स्टेट में, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हाईली चार्ज होते हैं, इसमें चार्ज होता है और चार्ज होने की वजह से क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करता है, ठीक है।
द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन गैस बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो जो भी फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर नियॉन साइन बल्ब्स का हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, उसमें प्लाज्मा भरा होता है। द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्स या सन वो ग्लो क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ द ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो भी रिसर्च पेपर था ये सत्येंद्र नाथ बोस का, उसी बेसिस पे आइंस्टीन ने ये चीज़ प्रेडिक्ट किया कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करता है। उसको उन्होंने नाम दिया द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। In 2001, Eric A. Connell, Wolfgang Cartrell, and Carl E. Wieman of the USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation। तो 2001 में तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के, एक कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वीमन ने, तीनों ने मिलकर इसमें डिस्कवरी किया और उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो सब्सटेंस उसको एक्चुअली बना लिया। तो फिर क्या हुआ कि उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, The BEC means Bose-Einstein condensate is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 of the density of normal air to super low temperature। तो ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो मैटर है, ठीक है, वो बनता कैसे है, जब हम बहुत ही लो डेंसिटी के गैस को बहुत ज़्यादा कूल कर देंगे ना, सुपर कूल कर देंगे और उसकी डेंसिटी बहुत कम कर देंगे, लाइक एयर की डेंसिटी से उसके डेंसिटी को 100,000 कम कर देंगे, तो क्या होगा उसका, और वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी लो होगा, तो हमारे पास ये आएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, फिर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, कैसे एक स्टेट ऑफ मैटर से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर डिफर्स फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन द स्पेस एंड फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अलग अलग जो मैटर है उसका जो शेप है या फिर शेप जो है ना वो या स्टेट कहते हैं, वो डिफरेंट होता है। इसका रीज़न क्या है कि उसमें जो स्पेस की वजह से, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है या फोर्स है उसके वजह से ना सबका स्टेट क्या होता है, अलग अलग होता है। द स्टेट चेंजेस अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसके टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जब हम आइस को हीट कर, मतलब आइस में अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, वो खुद ब खुद पिघल जाएगा। ठीक है, मेल्ट कर जाएगा। और गैस को अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, वो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे लिक्विड का तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ मैटर हम चेंज कर सकते हैं ईजिली। For any matter, the individual particles of that matter are exactly the same in all three state। अगर कोई एक मैटर की बात करें तो वो किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, उसमें जो पार्टिकल है ना वो सेम ही होगा। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इट इज़ द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स दैट चेंजेस इन ईच स्टेट। और हर स्टेट में बस पार्टिकल जो चेंज नहीं होगा बट उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, जैसे लाइक उसमें बीच में स्पेस, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चेंज होगा। ठीक है, बट लेकिन उसका जो नेचर है पार्टिकल का, जो अपना खुद का जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगा। Next, effect of change of temperature. With an increase in temperature of solids, the particles gain kinetic energy and move faster and thus overcome the force of attraction। तो सॉलिड, किसी भी सॉलिड का जो है स्टेट हम कैसे चेंज कर पाते हैं, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कैसे कि स्टेट कैसे चेंज हो जाता है। तो जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं अगर सॉलिड के केस में, तो उसमें जो भी पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो क्या है ना, वो जो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बाउंड है, होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो उसको ब्रेक करके मूव करने लगेंगे। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच एट सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड का फॉर्मेशन करता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो तो हम उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द प्रेशर ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज द फ्यूजन, और द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज द फ्यूजन। और मेल्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वो बॉयल करने लगता है। ठीक है, और वहाँ पे कंडीशन क्या है कि प्रेशर जो है वो 1 atm के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग इज नोन एज वेपोराइजेशन। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है बॉइलिंग का उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273.16 केल्विन, और आइस जो है वाटर में चेंज करता है इस टेम्परेचर पे। लेकिन अगर इसके टेम्परेचर को 373 केल्विन कर ले, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे, तो क्या होगा, ये वाटर जो है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। एट द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कैन बी ऑब्जर्व्ड एज द सेम एज दैट ऑफ द सॉलिड।
तो मेल्टिंग जब सॉलिड जो है वो मेल्ट कर रहा होता है, तो उस टाइम में जो लिक्विड जो उससे बन रहा है और या फिर जो सॉलिड, दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। दिस हैपेंस बिकॉज द हीट गेट्स यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि सॉलिड में जो हीट हम एक्स्ट्रा लग रहा है ना, वो किस में यूज़ हो रहा है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए। दिस इनविजिबल हीट विच डज नॉट रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज द लेटेंट हीट। और वो हीट है ना, वो हीट जिसको हम देख नहीं पाते हैं, बट स्टिल वो किस चीज़ में यूज होता है, वो यूज होता है किस में, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में ना होके, बल्कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। The heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid at room atmospheric pressure at its melting point is called its latent heat of fusion। तो अगर हमें जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 1 kg ऑफ सॉलिड को, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी 1 atm प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। The heat energy required to change 1 kg of a liquid into a gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of evaporation। तो वो हीट एनर्जी जो हमको चाहिए होगा 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो वो प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है कि जो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैस में, है ना, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कम्फर गेट्स कन्वर्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अगर हम कम्फर मतलब कपूर का एग्जांपल ले तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। लेकिन इसका रिवर्स भी तो हो सकता है ना, कि गैस जो है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली सॉलिड में आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डिपोजिशन। ठीक है, हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है या चार्ट कह सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे जो मैटर्स का स्टेट चेंज होता है। ठीक है, अगर सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड फ्यूज़ करेगा मीन्स मेल्ट करेगा तो क्या बनेगा, लिक्विड। लिक्विड वेपोराइज करेगा तो क्या बनेगा, गैस। ठीक है, फिर गैस जब डिपोजिशन होगा, इसका मतलब गैस डायरेक्टली जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। और जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। फिर कि सॉलिड से जब ये जो लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, लेकिन जब गैस से लिक्विड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर केल्विन, जैसे कि टेम्परेचर को हम लोग मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट होते हैं, डिग्री सेल्सियस ना, फ़ारेनहाइट, फिर ये कह सकते हैं आपका फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। तो केल्विन भी क्या है, ऐसा ही यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना होता है, 273.15 केल्विन। फॉर कन्वीनियंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज 273 केल्विन। लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए 273.15 ना लेके सिर्फ 273 भी ले सकते हैं। To change the temperature on the Kelvin scale on the Celsius scale, 273 is subtracted from the given temperature। अगर हमें किसी टेम्परेचर जो कि केल्विन में हमको दिया हुआ है, हमको उसको चाहिए सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उससे 273 माइनस कर देंगे। लेकिन अगर हमें सेल्सियस से जाना है किसमें, केल्विन में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसमें 273 जो है वो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के चेंज होने से क्या इफेक्ट होता है किसी भी मैटर के स्टेट में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रेशर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज करने में। बाय अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट क्लोजर एंड क्लोजर। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम स्टेट चेंज करने की बात आती है किसी भी मैटर की। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स को नज़दीक ला सकते हैं, उसको दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, so by applying pressure solids can be converted into liquid and by applying more pressure liquids can be converted into gases। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम चाहे तो प्रेशर डाल करके भी हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर लिक्विड को हम और प्रेशर डाल के हम इसको गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Gases when subject to high pressure get compressed into a small volume and when we lower its temperature it gets liquefied। तो गैसेस जो हैं, गैसेस का जब हम हाई प्रेशर में इसको कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही कम वॉल्यूम में ही आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर जब इसको लो करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये एक लिक्विफाइड गैस बन जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास एवापोरेशन क्या होता है। द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो एवापोरेशन वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है ना कि कोई लिक्विड जो है, लिक्विड अपना स्टेट चेंज करके किस में आता है, वेपर में। लेकिन टेम्परेचर जो होता है ना उस टाइम ये वहाँ पे बॉयल नहीं कर रहा होता, बट फिर भी गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, मीन्स ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना ये बॉइलिंग पॉइंट से कम पे होगा।
In evaporation, a small fraction of particles at a surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. तो evaporation में क्या होता है कि एक small fraction of particles जो हैं जो कि surface पे हैं, ठीक है, जिसके पास kinetic energy काफ़ी ज़्यादा होती है, वो easily जो है force of attraction को break कर देते हैं. जब force of attraction को break कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो vapor में convert हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वेट क्लॉथ्स गेट ड्राई ड्यू टू एवोपरेशन. जैसे कि हम अगर भींगा हुआ कपड़ा डालते हैं तो भी क्या होता है, वो ड्राई हो जाता है. किसके वजह से, एवोपरेशन की वजह से. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एवोपरेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया. ठीक है, तो एवोपरेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस एरिया. इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज. फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड आउट क्लॉथ ड्राई फास्ट. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर एवोपरेशन क्योंकि सरफेस पे होता है, ठीक है, ये एक सरफेस फिनोमिनन है, इसलिए जैसे जैसे हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, एवोपरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ होगा. ठीक है, फास्ट होगा वो. एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो अगर हम कपड़े को फैला कर रखेंगे तो जल्दी सूख जाता है. क्यों, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. फॉर पार्टिकल्स टू escape द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद ईच अदर दे नीड ग्रेटर टेम्परेचर. With the rise in temperature, enough kinetic energy is received by surface particles to go into the vapor state. तो इसमें क्या होता है कि जो अगर किसी पार्टिकल को सॉलिड से या फिर कह सकते हैं लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना होगा. ठीक है, ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए, उसको टेम्परेचर अधिक चाहिए. ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे उसको टेम्परेचर मिलेगा तो उसके जो जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके काइनेटिक एनर्जी बहुत स्पीड अप हो जाएगी. स्पीड अप होने की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे ईजिली. सो वो कन्वर्ट हो जाएंगे उस टाइम में वेपर स्टेट में. सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑल्सो इंक्रीज. इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होगा. फिर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ठीक है, एक और फैक्टर है कि अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एवोपरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है, द एयर अराउंड अस हैज़ अ कैरिंग कैपेसिटी. इट कैन नॉट होल्ड मोर मॉइस्चर देन अ डेफिनेट अमाउंट एट एनी गिवन टेम्परेचर. तो क्योंकि हमारा एयर का भी कुछ सैचुरेशन पॉइंट है. ठीक है, तो एयर के पास भी क्या होता है, कुछ उसके पास जो वाटर को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो भी फिक्स्ड है. वो एक फिक्स्ड लिमिट से ज़्यादा अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकता है, चाहे वो टेम्परेचर कुछ भी हो. ठीक है, द रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी एंड द रेट ऑफ एवोपरेशन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे रेट ऑफ एवोपरेशन क्या होगा, वो कम होगा. ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जो रेट ऑफ एवोपरेशन है, ठीक है, रेट ऑफ एवोपरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, ह्यूमिडिटी के. ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन घटेगा, रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ेगा तो ये ह्यूमिडिटी जो है वो घटेगा. नेक्स्ट इंक्रीज इन विंड स्पीड. Wind helps in blowing away the air saturated with water vapor and brings in air which has higher capacity to absorb the vapor. Thus, high wind helps in evaporation. तो विंड स्पीड का क्या यहाँ पे लेना देना है. ठीक है, क्योंकि जैसे विंड जब ब्लो करता है तो उस टाइम में क्या होता है कि जितने भी वाटर वेपर हैं एयर में, ठीक है, सैचुरेटेड फॉर्म में, वो उसको ले जाएगा. ठीक है, अपने साथ. ठीक है, क्योंकि फिर दूसरा जो एयर है जिसके पास ह्यूमिडिटी कम है वो उसका जगह उसके प्लेस पे आएगा, उसका प्लेस ले लेगा. तो ऐसे में क्या होता है कि जो विंड की जो कैपेसिटी एवोपरेशन लेने की वो ज़्यादा बढ़ जाती है. नेक्स्ट हमारे पास कूलिंग एंड एवोपरेशन. ठीक है, तो एवोपरेशन जो है ना वो कूलिंग को कॉज करता है. जैसे कि अगर हम देखें हमारे घर में जो अर्थन पॉट होता है, ठीक है, लाइक घड़ा, उसमें क्या होता है कि जब हम पानी ठंडा रहता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होता है, एवोपरेशन हो रहा होता है. एवोपरेशन हेल्प्स इन कूलिंग एज द पार्टिकल्स टेक अवे द लेटेंट हीट विद देम मेकिंग द सरफेस कूलर. एवोपरेशन जो है ना वो कूलिंग में हेल्प करता है. क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो लेटेंट हीट है ना उसको लेकर के ये सरफेस को ठंडा कर देता है. Similarly, the particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation, making the surrounding cooler. उस सेम तरीके से कह सकते हैं कि जो लिक्विड है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को लेता है. ठीक है, ताकि जो भी उसकी एनर्जी लॉस्ट हुई है, लेटेंट एनर्जी जो लॉस्ट हुई है किसमें, एवोपरेशन में, वो उसको फिर से मेंटेन कर पाए. ठीक है, wearing cotton clothes in summer help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation, in turn making us feel cool. जब हम वाइट क्लॉथ्स पहनना प्रीफर करते हैं समर सीजन में, इसका रीज़न क्या है कि वो जो है ना वो स्वेट को जो क्या करता है वो एब्जॉर्ब कर देता है. जो स्वेट को एब्जॉर्ब करके फिर उसको एवोपरेट कर देगा एटमॉस्फेयर में. इससे क्या होगा कि हमें ठंडा ठंडा फील होगा. ठीक है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट. जब वाटर वेपर को एयर में जो वाटर वेपर है, ठीक है, जैसे वो कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, वो एनर्जी अपना लूज़ करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ये हम जनरली देखते हैं कब, क्योंकि जब ग्लास पेन्स पे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, तो हम इससे इसका आइडिया लगा सकते हैं. Earthen pots have small pores
थ्रू विच द मैटर शिप्स एंड evaporation लीड्स टू कूलिंग। जैसे जितना भी अर्थन पॉट्स है उसमें क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है, उसी पोर्स के थ्रू एवोपरेशन का प्रोसेस होता है और यहाँ पे इस वजह से वहाँ पे कूलिंग काउज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस से मैटर को क्लासीफाई कर दिया। अब हमें क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। हम इसको ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं किसमें, दो पार्ट में। ठीक है, एक तो है तुम्हारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या, मिक्सचर। देख ले पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अ मैटर हैविंग अ डेफिनेट कांस्टेंट कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज द प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस वो मैटर है जिसके पास जितने उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, कांस्टेंट प्रपोर्शन में है और वो डेफिनेट है। ठीक है, कौन कौन से मैटर से बना हुआ है वो डेफिनेट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और जो भी प्योर सब्सटेंस है ना, उसमें बस एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू वेरियस अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। और प्योर सब्सटेंस को हम किसी भी अदर मैटर में हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी फिजिकल प्रोसेस से मीन्स उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको अलग नहीं कर सकते हैं। वाइल अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड, जैसे कि मिक्सर में क्या होता है कि हम उसमें जिस चीज़ का वो मिक्सर बना हुआ है हम उसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्योर सब्सटेंस के केस में नहीं होता है। On the basis of their chemical properties, substances can be classified either as element और compound। अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे देखें तो हम सब्सटेंस को दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एलिमेंट, दूसरा क्या है, कंपाउंड। नेक्स्ट अब एलिमेंट क्या होता है। फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी ल्योरेंट लेवोजियर 1743-94 वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव एन एक्सपेरिमेंटली वाइबल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहला जो एलिमेंट का डेफिनेशन दिया था वो लेवोजियर ने दिया था। ठीक है, वो फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि क्या होता है, एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। He called element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। और उनका मानना था कि जो मैटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एलिमेंट ही है और हम फर्दर एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते। बट एक्चुअल में ट्रू तो नहीं है, लेकिन उस टाइम में लोग यही मानते थे। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। ठीक है, हम सिंपली एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। फिर हमारे पास है कंपाउंड्स। A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in fixed proportion। तो कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का बना होता है और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कैसे भी मिक्स कर दे तो कंपाउंड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, When the formation of the bond takes place, the new compound thus formed has different chemical properties from the components by which they are made। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अगर कभी भी दो सब्सटेंस, दो एलिमेंट जब कंबाइन करके कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी ना उस एलिमेंट से बिल्कुल भी डिफरेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, जैसे कि ये बना हुआ किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, H2+O2 क्या बनाएगा, हाफ H2O। ठीक है, हम इसको हाफ कर देते हैं, एक सेकेंड, H2+ ये है ना तो इसको कर देते हैं, जस्ट वेट, ये हाफ नहीं करते हैं, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, 2H2O। तो हम इसको एक सेकेंड, हम इसको या तो हम इसको H2 रहने देते हैं और यहाँ पे हम इसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है, जलने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक फ्लेमेबल गैस है, ये जलता है ना, जलने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन भी काफ़ी फ्लेमेबल गैस है, लेकिन इसके अगर कॉन्ट्ररी देखें तो इससे जो बना वो क्या है, वाटर। वाटर जलने में हेल्प नहीं करता है ना, नहीं करता ना हेल्प। इसका मतलब क्या, प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, एक्चुअली होती भी है। ठीक है, कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो कंपाउंड को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। आगे बढ़ते हैं, नोइंग योर एलिमेंट। हम एलिमेंट को कैसे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हम उसको है ना कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता चलेगा हमें। ठीक है, तो अभी हम लगभग 100 एलिमेंट्स को जानते हैं। ठीक है, जिसमें कि मेजोरिटी आर द नेचुरली अकरिंग एंड सॉलिड। और उसमें जितने भी मेजर जो एलिमेंट है, लगभग हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो 118 एलिमेंट्स का हमें पता है, जिसमें कि जो मेजोरिटी जो है वो हमारे पास नेचुरली होते हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंस को, कुछ मैटर को हम लोग लैब में भी सिंथेसाइज करते हैं। Some elements are found in gaseous state at room temperature and 2 elements mercury and bromine are liquid at room temperature। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ऐसे 2 एलिमेंट हैं, वो कौन कौन से, मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मरकरी जो है एक ओनली मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर ब्रोमीन के बारे में, ब्रोमीन एक ओनली नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर
स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम, सीजियम, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब इसका टेम्परेचर हम कर लेंगे रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 303 केल्विन के आसपास। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, एग्जाम्पल मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, सीमेंट, etc, ठीक है। तो मिक्सचर वो सब्सटेंसेज हैं जिसमें एक से अधिक तरह के मैटर उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, सीमेंट, है ना। मिक्सर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर। तो हम मिक्सर को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो है होमोजेनियस, दूसरा क्या होता है हेट्रोजेनियस। अब होमोजेनियस क्या होता है? A homogeneous mixture is a solid, liquid or gaseous mixture that has the same proportion of its components throughout any given sample. तो एक होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है ना, वो कैसे भी हो सकता है? वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक, गैसेस स्टेट में हो सकता है। लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी कि उसमें अगर हम किसी भी पार्ट, किसी भी कोने में उसका अगर हम सैम्पल लेंगे तो वहाँ पे जिस चीज़ का वो बना हुआ है ना, उसका प्रपोर्शन जो होगा वो सेम होगा। देर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो जिस कंपोनेंट का बना होता है ना मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, उसमें कोई हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं देख करके, ठीक है। इनफैक्ट हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं कर सकते, ठीक है, इतना ज़्यादा वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम सॉल्ट या शुगर को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो हमें ये बाहर से नहीं दिखता, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. A solution can be liquid, solid और gaseous. तो solution क्या होता है? सॉल्यूशन भी एक तरीके का क्या कहते हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर ही है जहाँ पे हम दो सब्सटेंस को मिक्स करके बनाते हैं। जैसे कि लिक्विड का सॉल्यूशन जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, सॉलिड हो गया जो एलओआई जो बनता है, ठीक है, और फिर गैसेस जो कि एयर भी क्या एक तरीके से मिक्सचर ही है ना, सॉल्यूशन है वो। नेक्स्ट हमारे पास द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो वो सब्सटेंस, वो कंपोनेंट का, वो सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक तो होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जहाँ पे क्या होता है कि हम किसी अदर सब्सटेंस को इसमें डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। इट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो जब भी कभी सॉल्यूशन बनता है तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉलिड। तो ये सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि सॉलिड में डिजॉल्व होता है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। और ये हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। When no more solids can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. जब हम मतलब एक ऐसा स्टेट अचीव हो जाए जहाँ पे हम और अधिक सॉलिड्स को सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या? वो सॉल्यूशन जो वो कैसा हो गया? सैचुरेटेड, ठीक है। If the amount of solid contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution. और जब कभी भी अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है सॉल्यूशन में वो बहुत कम है, ठीक है, जितना उसका सैचुरेशन लेवल है उससे कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर वेयर द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। तो हेट्रोजेनस मिक्सर वो मिक्सर है जहाँ पे क्या होता है, जिस कंपोनेंट से वो मिक्सर बना हुआ है उसमें एक फिक्स्ड मतलब क्या कहते हैं कि कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता है, वो हमें क्लियरली बाहर से भी विजिबल होते हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। और जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो इजीली विजिबल हैं, ठीक है, उसके जिस बाउंड्री से वो अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें पहला हमारे पास आता है सस्पेंसन। तो सस्पेंसन क्या एक हेट्रोजेनस मिक्सर है। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. तो सस्पेंसन एक ऐसा हाइड्रोजनस मिक्सचर है जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व ना हो गए, वो सस्पेंडेड रहते हैं पूरे मीडियम में। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंसन आर विजिबल टू द नेकेड आई। द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंसन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और जितने भी पार्टिकल्स हैं सस्पेंसन में वो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं नेकेड आई से, ठीक है, खुली आंखों से हम आराम से देख सकते हैं। अगर हम उसको काफ़ी कुछ देर तक हम सस्पेंसन को छोड़ दें तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे उसके मतलब क्या कहते हैं नीचे फ्लोर पे, ठीक है। नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कोलाइड। तो कोलाइड क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइड्स का पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर वेरी स्मॉल दस गिविंग इट अ लुक ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो कोलाइड भी एक तरीके का हेट्रोजेनस सॉल्यूशन ही है, लेकिन इसमें जो सॉलिड पार्टिकल होता है ना वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम इसको क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। हाउएवर इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सर, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सर है, बट देख के क्या लगता है हमें कि वो एक होमोजेनियस हो, ठीक है। डिड नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जैसे कि जब इसको कुछ देर तक छोड़ भी देंगे ऐसे खाली तो भी वो वहाँ पर उसके जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कि हम इसलिए क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैटर जो है, मैटर तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, ठीक है। ये तो है फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर हम केमिकली देखें तो एक तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या हो गया मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस को दो फॉर्म में देखें तो एक तो एलिमेंट, दूसरा क्या होगा कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को हम फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते, उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेज में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड के पास क्या होता है, इसके पास फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो हम कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का हेल्प लेना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, ठीक है। फिर हम मिक्सर को क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में, एक तो है होमोजीनियस, दूसरा क्या है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस में क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है होमोजीनियस का, शुगर इन वाटर, है ना, वाटर को शुगर में जब वाटर मिक्स करते हैं। फिर है सॉल्ट जब वाटर में मिक्स करते हैं, सल्फर को हम कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स करते हैं, जब हम वाटर को मिक्स करते हैं अल्कोहल में। ये सारे क्या है होमोजीनियस मिक्सर है, ठीक है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि एक तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसका एग्जांपल क्या होगा, सैंड एंड सॉल्ट को मिक्स करेंगे, है ना, शुगर और सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, तो ये क्लियरली विजिबल है बाहर से, ठीक है। अब हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो हमें क्या डिफरेंस होता है, तो द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी इजिली सीन थ्रू नेकेड आई। तो सस्पेंशन में जो भी पार्टिकल सस्पेंडेड है हम उसको इजिली नेकेड आई से देख सकते हैं। बट कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन कोलाइड्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल विच इज़ नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड आई। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से वो क्लियरली विजिबल नहीं होते नेकेड आई से। फिर सस्पेंशन के लिए कि द पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सस्पेंशन इज विजिबल एज द सस्पेंडेड पार्टिकल स्कैटर द लाइट। और सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि अगर हम उसमें उस सस्पेंशन से अगर हम लाइट को पास करेंगे तो वो हमें क्लियरली विजिबल होगा वो लाइट। इसका रीज़न क्या है कि उसमें जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करेंगे, ठीक है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में भी क्या होता है, इसमें भी पार्टिकल्स इतने बड़े तो हैं ही जो कि लाइट को वो स्कैटर कर सकते हैं, मीन्स इसमें लाइट का पाथ जो है वो क्लियरली विजिबल होता है। वेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हम सस्पेंशन को कुछ देर तक छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसके जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। कोलाइड्स आर स्टेबल, दैट इज द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। मतलब क्या होगा, कोलाइड स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसको कुछ देर तक हम डिस्टर्ब भी छोड़ दें तो क्या होगा, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। दे कैन इजिली बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन में से जितने भी पार्टिकल्स हैं या फिर उसको अगर हमें सेपरेट करना सबको तो हम इजिली कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ फिल्ट्रेशन। लेकिन दे कैन कोलाइड्स के केस में क्या है कि दे कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्फिग्रेशन। अगर हमें कोलाइड्स को सेपरेट करना था हमें वहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज़ करना होगा, कन्फिग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस किसके बीच में, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड, ठीक है। तो मिक्सर आर मेड अप ऑफ टू और मोर फिजिकली मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मिक्सर का फॉर्मेशन कब होगा, जब दो या दो से अधिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम बस सिंपली मिक्स कर देंगे। लेकिन कंपाउंड में जो फॉर्मेशन होता है ना, ये भी एक तरीके का मिक्सर ही है, लेकिन ये कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर केमिकली मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कंपाउंड जो बनता है ना उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। नथिंग न्यू इज़ फॉर्म्ड वाइल मिक्सर आर प्रिपेयर्ड। जब हम मिक्सर को फॉर्म करते हैं तो उसमें जो भी कंपोनेंट है उसमें उसका जो प्रॉपर्टी है वो रिटर्न रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी अपना लूज़ नहीं करता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड में क्या है कि देयर इज़ ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो कंपाउंड के केस में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। मिक्सर दिस कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो मिक्सर जो है वो होमोजीनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड जो है वो हमेशा क्या होंगे, होमोजीनियस ही होंगे। अब मिक्सर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। अब मिक्सर में जो भी कंपोनेंट्स उसमें मिक्स हैं उसका कंपोजिशन है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड्स के केस में उसका जो कंपोजिशन लेना पड़ेगा हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का, वो हमें फिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज फिक्स्ड। तो कंपाउंड में क्या होता है, जो भी कंपोजिशन है हर सब्सटेंस का क्या होता है वो फिक्स होता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड द क्वांटिटी मिक्स्ड। और किसी भी मिक्सर की प्रॉपर्टी क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि उसमें जो हम लोग पार्टिकल को मिक्स किए हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, या फिर कितना वो इफेक्ट कर पा रहा है प्रॉपर्टी को। लेकिन जो इसमें क्या होगा कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसमें जिस सब्सटेंस से बना होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है इसके पास। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड एवोपरेशन। तो अगर हम देखें मिक्सर के केस में तो उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके ना, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके,
एवापोरेशन का मेथड यूज़ करके। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी कंपाउंड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट ईजी टू सेपरेट एंड इट इज़ इफ़ डन देन इट इज़ बाय केमिकल मेथड्स। तो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स हैं, है ना, या मॉलिक्यूल्स हैं, उसको सेपरेट करना ईजी नहीं है। अगर हम चाहते भी हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस ये सब यूज़ करना होगा। नो इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज ऑब्जर्व। तो इसके मिक्सर के बीच में क्या होता है, कोई भी एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं होता है, बट एनर्जी यूज्ड और रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मेशन होना एक केमिकल रिएक्शन है, इस वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है, इट्स वेरी कॉमन। फिर एग्जाम्पल्स इंक्लूड अलॉयज लाइक ब्रास, इसमें बिस्मिथ, है ना, क्रोमियम, ओशियनिक वाटर, मिक्सर ऑफ गैसेस। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो मिक्सर इसका एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल जो है इसका मतलब मिक्सचर का वो क्या है, ब्रास, बिस्मथ, क्रोमियम, ओशियनिक वाटर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। लेकिन एग्जाम्पल जो है इसका क्या कहते हैं, अगर कंपाउंड का देखें तो बेकिंग सोडा, मीथेन, सॉल्ट, ठीक है, सब एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो हमारे पास एक प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस से हम मिक्सर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो पहला इसमें फिल्ट्रेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड और गैस यूजिंग द फिल्टर मीडियम। तो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम सॉलिड को सेपरेट करते हैं फ्रॉम लिक्विड, ठीक है, तो या लिक्विड या गैस, और किस मेथड से, फिल्टर मीडियम से, ठीक है। द फिल्टर मीडियम कैन बी मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल। तो जिस जिस चीज़ से हम फिल्टर कर रहे हैं वो सब्सटेंस फिजिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। द प्रोसेस इज हाउएवर इम्परफेक्ट एज सम अमाउंट ऑफ सॉलिड रेसिड्यू पास थ्रू द फिल्टर। तो लेकिन ये जो हम फिल्ट्रेशन जब करते हैं तो ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है वो तो फिल्टर पेपर से भी आ सकता है, ठीक है, तो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट स्टिल वी कैन यूज़ इट। एग्जाम्पल के लिए देखें तो हम सब सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करना होता है इंजन ऑयल से, ठीक है, कार इंजन में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एवोपरेशन। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन द फ्लूइड। तो एवोपरेशन मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें कोई सॉलिड सब्सटेंस जो कि फ्लूइड में डिजॉल्व है उसको हमें अलग करना है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो तो एवोपरेट हो जाएगा लेकिन सॉलिड तो एवोपरेट नहीं होगा, तो हम यहाँ से इजिली सेपरेट कर लेंगे। द डिजॉल्व पार्टिकल आर लेफ्ट व्हेन ऑल द फ्लूइड सब्सटेंसेस एवोपरेट। एवोपरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं वो सारे बच जाएंगे, बाकी जिस फ्लूइड में वो डिजॉल्व है वो एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल के तौर पर देखें तो जब हम सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से, किस मेथड से, एवोपरेशन से, क्योंकि सी इसमें जो वाटर जो है वो तो एवोपरेट कर जाएगा, लेकिन इसमें जो सॉल्ट है ना वो एवोपरेट नहीं करेगा। अगर हम जब डाई बनाते हैं ब्लू ब्लैक इंक से तो भी यहाँ पे क्या होता है, एवोपरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एक्सेट्रा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जहाँ पे हम उसके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं और किस किस बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे, डेंसिटी, है ना, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, इसके बेसिस पे। The process applies a centrifugal force field generated by spinning to separate the components of a mixture। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है कि एक स्पिन होता है जहाँ पे जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें लगता है और वो जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर को सेपरेट करता है। हैवियर पार्टिकल सेटल एट द बेस एंड लाइटर मटेरियल कम्स अप फ्लोटिंग। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो बेस पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है, जितने भी लेकिन लाइटर मेटल्स हैं वो लाइटर मटेरियल हैं वो आराम से इजीली फ्लोट करेंगे सरफेस पे, ठीक है। आगे हमारे पास एग्जांपल इसका है, जैसे कि अगर हम क्रीम को सेपरेट करते हैं मिल्क से, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से, स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़ा जो सूखता है, ठीक है, वो भी इसी प्रोसेस से सूखता है। नेक्स्ट हमारे पास सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस है वो डायरेक्टली क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। इसका अपोजिट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, ठीक है। इट कैन बी यूज टू सेपरेट सच मिक्सर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। तो हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस का, जहाँ पे एक ऐसा मिक्सर हो जहाँ पे एक कंपोनेंट तो सब्लाइम हो, ठीक है, जो कि आराम से उसका सब्लिमेशन हो सकता है, लेकिन दूसरा कंपाउंड जो है वो नॉन सब्लाइम है, ठीक है। तो सब्लाइम जो सब्लाइम हो सकता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो नॉन सब्लाइम है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। दिस मैथड ऑफ सेपरेशन हाउएवर इज वेरी लिमिटेड एज देयर आर वेरी फ्यू सॉलिड्स दैट आर सब्लाइम। तो ये जो प्रोसेस है सब्लिमेशन का, ठीक है, वो कुछ ही सब्सटेंस पे कह सकते हैं लिमिटेड है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं, सब्लाइम होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या एक सब्लाइम है, ये उड़ जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट जैसा का तैसा ही रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास डिस्टिलेशन।
तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सर बाय सेलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के हम किसी भी मिक्सर के जो कंपोनेंट्स है उसको हम अलग करते हैं, ठीक है, लिक्विड मिक्सर से कैसे करते हैं, उसके कुछ एक फिक्स्ड पॉइंट तक बॉयल करके, ठीक है, या उसका कंडेंसेशन करके। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन टू कंसिडरेशन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना डिस्टिलेशन का, वो वैसे लिक्विड के लिए काम आएगा जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना सारे लिक्विड का वो डिफरेंट होगा, ठीक है। In this process, a liquid is converted into vapor by heating and then reconverting the vapor into the same liquid by cooling. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में पहले तो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर में, ठीक है, जब इसको हीट करेंगे। लेकिन जब हम फिर से हम उसको उस वेपर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लिक्विड में, जब उसको कूल करेंगे, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सिबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। तो हम ये जो मेथड है कि ये जो मेथड है डिस्टिलेशन का, वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वैसे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए मिक्सचर से, उसमें कि दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, मीन्स दोनों लिक्विड्स हैं, दोनों एक दूसरे में घुले हुए हैं, ठीक है, लेकिन जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग है, ठीक है, अलग अलग है, और इसलिए वो डिकम्पोज भी नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे सब्सटेंस के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जब हम सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, तो मिथाइल अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करेंगे तो हम यहाँ पे इस प्रोसेस का यूज़ करेंगे। Next up, fractional distillation. It is used when two or more miscible liquids have a difference in boiling point of less than 25 Kelvin. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हम दो मिशिबल मतलब कम्प्लीटली मिक्स्ड लिक्विड को हम सेपरेट करेंगे, और उस बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना, वो जो उसका जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए। द प्रोसेस इज सिमिलर टू डेट ऑफ डिस्टिलेशन एज ओनली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज एडेड। तो ये जो पूरा जो सेटअप होता है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, वो सेम होता है जस्ट लाइक डिस्टिलेशन वाले में जो होता है, बट इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है कि यहाँ पे एक कॉलम लगा होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। और ये क्या होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये ट्यूब है जाके जिसमें क्या होता है ग्लास बेड्स लगे होते हैं, विच प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस, जो कि अलग अलग वेपर्स को कूल होने के लिए, कंडेंस करने के लिए उसको सरफेस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम जब अलग अलग गैसेस को एयर से अलग करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। जैसे कि जब क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या हैवी ऑयल को सेपरेट किया जाता है तो किससे क्या आता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है कि एक कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूशन से हम प्योर सॉलिड को मतलब प्योर क्रिस्टल्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर सॉलिड इज हीटेड विद अ सॉल्वेंट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड द हॉट सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो भी इम्प्योर सॉलिड मेरे पास है उसको हम हीट करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के साथ, और उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, और उसके बाद फिर हम हॉट सॉल्यूशन को क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। Then the filtrate is cooled slowly when pure solid crystallizes out. एग्जाम्पल अब देखिए, ये जो फिल्ट्रेट मेरे पास निकला है, ठीक है, जिसको हम अलग किए हुए हैं, उसको क्या करेंगे हम, फिर उसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद हम जो उसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या हो जाएगा, वो उससे अलग हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम जब सॉल्ट को निकालते हैं तो इस प्रोसेस से निकालते हैं। अगर हमें एलम के क्रिस्टल्स मतलब फिटकरी को इम्प्योर सैंपल से सेपरेट करना तो भी हम इसी प्रोसेस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो क्रोमेटोग्राफी वो प्रोसेस है, वो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, वो सेपरेशन हम वैसे कंपोनेंट का करेंगे इस किसी मिक्सर में जहाँ पे जो सब कुछ क्या है सेम सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होता है, हम वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि जो डाई है, डाई कंपोज ऑफ टू और मोर कलर्स, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। जैसे कि डाई है, डाई में दो या तीन से अधिक कलर्स हो सकते हैं, लेकिन जब उसको वाटर में डालेंगे तो जो कलर ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में वो पहले ऊपर आ जाएगा, उसको अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा वाला आएगा, फिर उसको अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम अलग अलग कंपोनेंट को अलग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो पहला मेरे पास फिजिकल चेंज क्या होता है, द प्रॉपर्टीज लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट etc आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो कोई भी मैटर का अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो उसके पास ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, है ना, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। The conversion of states of matter is a physical change because this change occur without a change in the composition and no change in the chemical nature of the substance.
तो जब भी कोई सब्सटेंस का जब भी कोई भी मैटर का क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, जब उसका स्टेट चेंज होता है तो वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होता है, लाइक अगर आइस से वाटर बन रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बस स्टेट तो चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, बाकी सब कुछ तो सेम है, वो भी अभी भी वाटर से ही बना हुआ है वो, ठीक है, उसका केमिकल बिहेवियर भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइस वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम। इस एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आइस वाटर और जो वाटर वेपर है ये सब दिखते वाले डिफरेंट है, ठीक है, उनकी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी वाले डिफरेंट है, लेकिन केमिकली जो है वो सारे सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल चेंज। तो द प्रॉपर्टीज लाइक इन्फ्लामेबिलिटी ऑर्डर आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से, लाइक इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑर्डर हो गया, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज इज व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज बाय रिएक्टिंग विद अनदर सब्सटेंस। तो केमिकल चेंज कब होगा, जब कोई एक सब्सटेंस है अदर सब्सटेंस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके वहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वुड को बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। मिल्क जब खट्टा होता है तो भी वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। फूड डाइजेस्ट था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो भी वो क्या है, केमिकल चेंज है। कुकिंग और एंड एग, रस्टिंग और फायरिंग, सारे क्या है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। और हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, उसको देखते हैं। पहला है, दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ये सही बात है, ठीक है। दे में भी कंपाउंड और मिक्सचर, तो प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड तो होगा बट मिक्सचर नहीं होगा, तो ये गलत है, ठीक है। दे हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, तो प्योर सब्सटेंस में जो कंपोजिशन है वो हर जगह सेम ही होगा, ठीक है। दे कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल, तो ये जो जितने भी प्योर सब्सटेंस है उसको बना सकते हैं सारे सब्सटेंस है, सारे एलिमेंट से एक्सेप्ट क्या है, निकल, ठीक है। तो इसको बोला कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें जो ऑप्शन जो होगा मेरे पास ये तो गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, बस इसमें 1 और 3 जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर होमोजीनियस इन नेचर। इसमें जैसे कि आइस है, कौन कौन सा सब्सटेंस जो कि एक होमोजीनियस है, ठीक है, आइस है, फिर वुड है, सॉइल और एयर। तो एयर तो क्या होता है, एयर एक मिक्सचर है लेकिन गैसेस का, लेकिन ये सारे क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। वुड देखें, सॉइल देखें ना, आइस देखें, तो ये आइस एक क्या कहते हैं, कौन सा आइस तो जो है ये एक आइस जो है ये एक कह सकते हैं कि मतलब ये एक कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो कौन कौन सा होगा जो कि होमोजेनियस नेचर में है, तो इसमें जो आइस और जो एयर है वो दोनों क्या है, होमोजेनियस है, ठीक है, बाकी सब कुछ क्या है, हाइड्रोजेनियस है। इसमें कौन सा आंसर होगा, 1 और 4, लाइक ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन अ शुगर सॉल्यूशन। अगर शुगर सॉल्यूशन को देखें तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, शुगर इज सॉलिड, वाटर इज सॉल्वेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। शुगर क्या सॉलिड है, क्योंकि शुगर कम अमाउंट में होता है, वाटर ज़्यादा होता है, तो शुगर क्या है, सॉलिड है, लेकिन जो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। शुगर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉलिड, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद बोथ आर सॉलिड, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, बस ये वाला सही है। हाइड्रोजनस मिक्सचर मेड अप ऑफ लिक्विड एंड पार्टिकल्स दैट सेटल। तो हाइड्रोजनस मिक्सचर जो होता है वो किसका बना होता है, एक लिक्विड का बना होगा, ठीक है, बाकी एक वैसे पार्टिकल्स का बना होगा जो कि क्या कर सकते हैं, जो सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, सस्पेंशन। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइड्स इज कॉल्ड। जब लाइट स्कैटर होता है कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पीरियड टेबल के बारे में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।